हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे, फिट होंगे। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए एक और वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टेस्ट सीरीज। ये है हमारी टेस्ट सीरीज नंबर 22। फ्रेंड्स, हम अपनी टेस्ट सीरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड कर रहे हैं जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे सभी टेस्ट सीरीज को बड़े ध्यान से देखिए और पूरा ज़रूर देखिए ताकि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको बेल आइकन दबाना होगा। अगर आपने हमारी प्रीवियस जो वीडियोज़ हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं अभी तक नहीं देखी हैं, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि एक बार सभी वीडियोज़ को अवश्य देखें। सभी वीडियोज़ आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको एंड स्क्रीन पर भी इनका लिंक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी एमसीक्यू टेस्ट सीरीज। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से, आपके अप्रिशिएट करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम कोशिश करते हैं आपके लिए फ्यूचर में और भी अच्छी वीडियोज़ लाने की। तो चलिए अपना पेन और नोटबुक ले लीजिए और लगाइए आज आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, फाइब्रिन प्लस रक्त कण मिलने पर रासायनिक क्रिया होती है। ठीक है, फाइब्रिन और रक्त के कण मिलने पर जो रासायनिक प्रक्रिया होती है तो क्या बनता है? ऑप्शन ए है फाइब्रिनोजेन बनता है, ऑप्शन बी है रक्त जम जाता है, ऑप्शन सी है फाइब्रिन बनता है, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर गैस कीजिए। आपको किसी भी क्वेश्चन में अधिक समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, अपना पूरा समय लीजिए, लेकिन गलत आंसर चूज नहीं करना है। ठीक है, राइट आंसर ही आप टिक कीजिए। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं तो हम आपको आंसर बता ही देते हैं, आप उस क्वेश्चन को अच्छे से लर्न कर लीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। जब हम फाइब्रिन प्लस रक्त के कण मिला देते हैं तो ऐसा करने पर ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, रक्त जो है जम जाता है। ठीक है, फाइब्रिन तथा रक्त के कण मिलने पर जो रासायनिक क्रिया होती है उसमें रक्त जम जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, फाइब्रोनोजिन प्लस थ्रोम्बिन, यहाँ पर थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन होना चाहिए, थ्रोम्बिन के मिलने पर रक्त में रासायनिक क्रिया में बनता है। क्या बनता है ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। फाइब्रोनोजिन प्लस थ्रोम्बिन के मिलने पर रक्त में रासायनिक क्रिया में क्या बनता है? ऑप्शन ए है फाइब्रिन, बी है रक्त तत्व, सी है प्रोथ्रोक्विन और डी है कैल्शियम। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। फाइब्रोनोजिन प्लस थ्रोम्बिन के मिलने पर रक्त में रासायनिक क्रिया में क्या बनता है? फाइब्रिन रक्त तत्व, या फिर प्रोथ्रोक्विन, या फिर कैल्शियम। आई होप आपने गैस कर ही लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन ए फाइब्रिन। ठीक है, जब फाइब्रोनोजेन प्लस थ्रोम्बिन मिलता है तो रक्त में रासायनिक क्रिया में फाइब्रिन बनता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हृदय के ऊपरी चौड़े भाग को कहते हैं। आपको बताना है जो हृदय का ऊपरी चौड़ा भाग होता है, ठीक है, जो बाहरी भाग होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है महाधमनी, बी है हृदय आधार, सी है महाशिरा, डी है उपयुक्त सभी। इजी क्वेश्चन रहेगा, आई होप आपने गेस कर ही लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हृदय भार, जिसे हम इंग्लिश में डायफ्राम भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय भित्ति का निर्माण कितने पटलों द्वारा होता है? ठीक है, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है 2, बी है 4, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 5। आपको बताना है कि जो हृदय भित्ति का निर्माण है वो कितने पटलों द्वारा होता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। जी हाँ, जो हृदय भित्ति है उसका निर्माण 3 पटलों द्वारा होता है। कौन कौन सी होती हैं? एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 से 24 वर्ष के स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोल कितना होता है? ठीक है, यहाँ पर सिस्टोल के बारे में पूछा गया है। आपको बताना है कि 2 से 24 वर्ष के स्वस्थ व्यक्ति का, ठीक है, तो व्यक्ति का सिस्टोल कितना होता है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है 108 से 132, बी है 132 से 135, सी है 108 से 135 और डी है 140 से 145। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 से 24 वर्ष के स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोल होता है 108 से 132। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 से 29 वर्ष के स्वस्थ व्यक्ति का डायस्टोलिक दबाव होता है। अब यहाँ पर डायस्टोलिक के बारे में पूछ लिया गया है। ऊपर जाना था कि सिस्टोल के बारे में, तब पूछा था 2 से 24, लेकिन यहाँ पूछा है 25 से 29 वर्ष के स्वस्थ व्यक्ति का डायस्टोलिक दबाव कितना होता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है 73 से 81, ऑप्शन बी है 76 से 84, ऑप्शन सी है 77 से 85, ऑप्शन डी है 78 से 86। तो चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आपको बताना है कि 25 से 29 वर्ष के स्वस्थ व्यक्ति का डायस्टोलिक दबाव कितना होता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर बता दिए गए हैं। आई होप आपने गैस कर ही लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गैस किया है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 76 से 84। ठीक है, जो एवरेज होता है वो 80 होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायस्टोलिक तथा सिस्टोलिक का संबंध है। आपको बताना है जो डायस्टोलिक है और सिस्टोलिक है, इनका संबंध किससे है। ए है हृदय से, बी है लीवर से, सी है फेफड़ों से और डी है प्लीहा से। इजी क्वेश्चन रहेगा। आई होप आपने गेस कर ही लिया होगा आंसर इसका। जी हाँ, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक का संबंध हृदय से है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस दबाव से रक्त अंगों की धमनियों से गुजरता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है सिस्टोलिक दबाव, बी है डायस्टोलिक दबाव, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को अच्छे से पहले समझ लीजिए, उसके बाद ही आंसर गेस कीजिएगा। फिर से क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। जिस दबाव से रक्त अंगों की धमनियों से गुजरता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, सिस्टोलिक दबाव, डायस्टोलिक दबाव, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, सिस्टोलिक दबाव बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब रक्त अंगों की धमनियों से गुजरता है और उस समय जो दबाव धमनियों पर पड़ता है उसे हम सिस्टोलिक दबाव कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब हृदय विश्राम करता है तो जो रक्त दबाव धमनियों पर पड़ता है या जो रक्त दबाव धमनियों पर होता है उसे क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ए है सिस्टोलिक दबाव, बी है क्रिस्टोलिक दबाव, सी है डायस्टोलिक दबाव और डी है डायस्टोलिन दबाव। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर है डायस्टोलिक दबाव। ठीक है, आई होप अब आपकी समझ में आ गया होगा कि सिस्टोलिक दबाव किसे कहते हैं और डायस्टोलिक दबाव किसे कहते हैं। ठीक है, डायस्टोलिक दबाव क्या है कि जब हृदय विश्राम करता है तो उस समय रक्त दबाव धमनियों पर जो पड़ता है उसे कहते हैं हम डायस्टोलिक दबाव, यानी कि रक्त की विश्रामावस्था में। और हमने पढ़ा था सिस्टोलिक दबाव जब रक्त अंगों की धमनियों से गुजरता है। ठीक है, रक्त जब धमनियों से गुजरता है उस समय जो दबाव धमनियों पर पड़ता है उसे हम कहते हैं सिस्टोलिक दबाव। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 से 19 वर्ष के छात्र का सिस्टोलिक दबाव होता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि 15 से 19 वर्ष के छात्र का सिस्टोलिक दबाव क्या होता है। ऑप्शन ए है 105 से 129, बी है 105 से 110, सी है 99 से 105 और डी है 100 से 108। चलिए जल्दी से राइट आंसर गैस कीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन ए 105 से 129। ठीक है, जो 15 वर्ष से 19 वर्ष का छात्र या छात्रा होती है, मतलब जो बालक होते हैं, उनका जो सिस्टोलिक दबाव होता है। ठीक है, सिस्टोलिक दबाव क्या होता है मैंने आपको बताया। तो उनका जो सिस्टोलिक दबाव होता है वो 105 से 129 के मध्य होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवधारिता नापने वाले यंत्र का नाम। ऑप्शन ए है गोनियोमीटर, बी है मायोग्राफ, सी है इलेक्ट्रोमीटर और डी है स्पायरोमीटर। सर्वप्रथम आपको ये पता होना आवश्यक है कि जीवधारिता है क्या। ठीक है, तो ये है हमारी विटल कैपेसिटी, यानी कि आपके लंग्स की कैपेसिटी, आपके फेफड़ों की कैपेसिटी। ठीक है, तो फेफड़ों की कैपेसिटी नापने वाला यंत्र क्या है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्पायरोमीटर। ठीक है, स्पायरोमीटर द्वारा जीवधारिता यानी कि लंग्स की कैपेसिटी मापी जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में होता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है सुषुम्ना शीर्ष द्वारा, बी है 8वीं कपाली में, सी है प्रमस्तिष्क में, डी है उपयुक्त सभी। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए।
आपको इनका अर्थ भी आना चाहिए, तभी आप राइट आंसर लगा पाएंगे। ठीक है, श्वसन क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में होता है? आई होप आपको पता होगा ही। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुषुम्ना शीर्ष द्वारा। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? मेंडुला ऑब्लांगेटा भी कहते हैं इंग्लिश में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पेशी को कंकाल पेशी के नाम से भी जानते हैं? ठीक है, आपको बताना है निम्नलिखित में से किस पेशी को कंकाल पेशी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है अनैच्छिक पेशी, बी है हृदय पेशी, सी है ऐच्छिक पेशी और डी है ए और सी दोनों। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, ऑप्शन सी, ऐच्छिक पेशियां जो होती हैं उन्हें कंकालीय पेशियां भी कहा जाता है या फिर वॉलेंट्री मसल्स भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ व्यक्ति की धड़कन एक बार सांस लेने में कितने बार धड़कती है? ठीक है, आपको बताना है जो स्वस्थ व्यक्ति होता है जब वो एक बार सांस लेता है तो इस बीच उसका जो हृदय है वो कितनी बार धड़कता है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है 4 बार, ऑप्शन बी है 3 बार, ऑप्शन सी है 5 बार, ऑप्शन डी है 6 बार। चलिए जल्दी से राइट आंसर को गैस कीजिए। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन ए, 4 बार। ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति के एक बार सांस लेने के दौरान उसका हृदय 4 बार धड़कता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? ठीक है, इजी क्वेश्चन रहेगा। आई होप आपने गैस कर ही लिया होगा। ऑप्शन ए है 3 जोड़ी, ऑप्शन बी है 4 जोड़ी, ऑप्शन सी है 1 जोड़ी और ऑप्शन डी है 2 जोड़ी। आपको बताना है कि मनुष्य में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। आई होप आपने गैस कर ही लिया होगा। चलिए फिर भी मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर है 3 जोड़ी। ठीक है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां मनुष्य में पाई जाती हैं और ये सभी मुख के मध्य में ही पाई जाती हैं, मतलब मुख के आसपास ही पाई जाती हैं। पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबल, ये 3 प्रकार की होती हैं और ये जोड़े में होती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइलिन पाया जाता है। ये भी आपके लिए एक इजी क्वेश्चन ही रहेगा। आपको बताना है जो टाइलिन है वो कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए मुख में, बी लार में, सी हृदय में या फिर डी लीवर में। चलिए जल्दी से राइट आंसर गैस कीजिए। आई होप आपने गैस कर ही लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, जो टाइलिन है वो लार में पाया जाता है। और टाइलिन है क्या? तो ये एक एंजाइम है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाद कलियाँ पाई जाती हैं। अच्छा क्वेश्चन है, जो स्वाद कलियाँ होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन ए है जीभ पर, ऑप्शन बी है मसूड़ों पर, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों में, डी है ग्रास नली में। तो जल्दी बताइए कि स्वाद कलियाँ कहाँ पाई जाती हैं। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, जो स्वाद कलियाँ हैं वो ऑप्शन ए यानी कि जीभ पर पाई जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का मुख्य पाचन अंग है। आपको बताना है कि मानव शरीर का मुख्य पाचन अंग क्या है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है मुख, बी है जीभ, सी है लीवर, डी है ग्रहणी। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर बताइए। ए मुख, बी जीभ, सी लीवर या फिर डी ग्रहणी। मानव शरीर का मुख्य पाचक अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? आई होप आपने गैस कर ही लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन डी ग्रहणी। ठीक है, छोटी आंत भी हम इसे कहते हैं। तो ये है मानव शरीर का मुख्य पाचक अंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में पूर्ण स्थायी दांत कितनी आयु में निकलते हैं? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है 12 वर्ष, ऑप्शन बी है 13 वर्ष, ऑप्शन सी है 15 वर्ष, ऑप्शन डी है 16 वर्ष। चलिए जल्दी से बताइए कि बच्चों में पूर्ण स्थायी दांत कितनी आयु में निकल आते हैं? 12 वर्ष, 13 वर्ष, 15 वर्ष या फिर 16 वर्ष। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 वर्ष की आयु में पूर्ण स्थायी दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति में इंसीजर टीथ की संख्या होती है। आपको बताना है कि एक व्यक्ति में इंसीजर टीथ की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 7। ठीक है, पहली बात तो ये टीथ जो हैं पेयर्स में होते हैं। ठीक है, तो 9 और 7 नहीं हो सकते हैं, तो 8 या फिर 10 ये आपको बताना है। ठीक है, इंसीजर टीथ का प्रकार है। 4 प्रकार के टीथ हमारे मुंह में पाए जाते हैं। ठीक है, इंसीजर,
कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो राइट आंसर आई होप आपने गेस कर ही लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जो इंसीजर टीथ हैं वो 8 होते हैं हमारे माउथ में, 4 नीचे और 4 ऊपर, 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक है। उसके बाद होते हैं आपके कैनाइन जो कि 2 और 2 होते हैं, मतलब टोटल 4 होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। उसके बाद आपके होते हैं फिर से 4 जो है प्रीमोलर होते हैं, और फिर मोलर होते हैं 6 + 6, ठीक है। 4 + 4 प्रीमोलर और मोलर होते हैं 6 + 6, टोटल होते हैं 32। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति में चबाने वाले दांतों की संख्या होती है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आंसर मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है, ठीक है। अगर आप समझ ही गए होंगे, ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 14, ठीक है। तो चबाने वाले दांत जो होते हैं वो मोलर होते हैं, जो लास्ट के हमारे दांत होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होते हैं इंसीजर जिनसे हम काटने का काम करते हैं, फिर दूसरे होते हैं फाड़ने वाले, ठीक है। तो उसके बाद प्री मोलर और मोलर। यहाँ पर मोलर्स की संख्या पूछी गई है, तो आई होप आपने गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन ए 12, ठीक है। 6 और 6, 6 नीचे साइड और 6 अपर साइड में, टोटल 12 चबाने वाले दांत यानी कि मोलर टीथ होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रौढ़ व्यक्ति के मुख में प्रायः दांतों की संख्या होती है। इसका आंसर भी मैं आपको दे ही चुका हूँ, आई होप आपने गेस कर ही लिया होगा। ऑप्शन ए है 33, ऑप्शन बी है 32, ऑप्शन सी है 28, ऑप्शन डी है 30। तो चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कर लीजिए अगर आपने नहीं सुना है। आई होप आपको पता ही होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है। एक प्रौढ़ व्यक्ति के मुख में प्रायः दांतों की संख्या 32 होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 वर्ष के व्यक्ति में दांतों की कुल संख्या होती है। कितनी होती है ये आपको बताना है। ए 28, बी 30, सी 32 और डी 33। कितनी होती है? 18 वर्ष के व्यक्ति की बात यहाँ पर हो रही है। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जो 18 वर्ष का व्यक्ति होता है उसमें दांतों की कुल संख्या होती है 28, ठीक है। जो बाकी 4 टीथ होते हैं, ठीक है, वो कुछ समय बाद आते हैं, मतलब जब व्यक्ति पूर्णतः परिपक्व हो जाता है तो तब वो दांत आने शुरू होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों के प्रकोष्ठ में पाए जाते हैं। आपको बताना है कि दांतों के कोष्ठ में निम्नलिखित में से क्या पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है रक्त कोशिकाएं, बी है तंत्रिका सूत्र, सी है कोशिकाएं और डी है उपर्युक्त सभी। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर गैस कीजिए। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, दांतों के कोष्ठ में रक्त कोशिकाएं, तंत्रिका सूत्र और कोशिकाएं उपर्युक्त सभी पाए जाते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरोटिड ग्लैंड पाई जाती है। अब आपको बताना है जो पैरोटिड ग्लैंड है वो कहाँ पाई जाती है। आई होप आपने गेस कर लिया होगा क्योंकि इसके बारे में भी मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, ठीक है। जो पैरोटिड ग्लैंड है वो कहाँ पाई जाती है आपको बताना है। ऑप्शन ए है मुख में, बी है कान में, सी है गले में, डी है श्वास नली में। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, जो पैरोटिड ग्लैंड है वो मुख में पाई जाती है। ये क्या है? लार ग्रंथि है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कितने प्रतिशत जल होता है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार एग्जाम में। तो आपको बताना है कि लार में कितने प्रतिशत जल होता है। ए है 99.2%, बी है 98%, सी है 95%, डी है 90%। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, जो लार है उसमें 99.2% जो है जल होता है, बाकी 0.8% उसमें क्या बचा हुआ क्या है फिर? टाइलिन नामक एंजाइम, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से लार से संबंधित क्वेश्चन है। लार में टाइलिन होने के कारण भोजन में मिल जाता है। क्या मिलता है आपको बताना है। लार में टाइलिन होने के कारण भोजन में मिल जाता है क्या? ऑप्शन ए माल्टोज, ऑप्शन बी डेक्स्ट्रिन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। लार में टाइलिन होने के कारण भोजन में माल्टोस और डेक्स्ट्रिन दोनों मिल जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में पाया जाता है। आपको बताना है निम्नलिखित में से लार में क्या पाया जाता है। पोटेशियम,
ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी कैल्शियम या फिर उपयुक्त सभी। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। लार में क्या पाया जाता है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम या फिर उपयुक्त सभी। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये लार में ये सभी लवण पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ व्यक्ति की ओसोफेगस की लंबाई होती है। आपको बताना है जो हेल्थी व्यक्ति होता है, जो हेल्थी मैन होता है या हेल्थी पीपल होता है, उसकी ओसोफेगस की लंबाई कितनी होती है। ऑप्शन ए है 9 इंच से 10 इंच, ऑप्शन बी है 8 इंच से 9 इंच, ऑप्शन सी है 10 इंच से 11 इंच, ऑप्शन डी है 11 से 12 इंच। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी गया है एग्जाम में कई बार। जी हाँ, ओसोफेगस की जो लंबाई होती है वो होती है 9 इंच से 10 इंच। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस्ट्रिक जूस का स्राव होता है। अब आपको बताना है जो गैस्ट्रिक जूस है उसका स्राव कहाँ से होता है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है अमाशय से, ऑप्शन बी है यकृत से, ऑप्शन सी है प्लीहा से, ऑप्शन डी है मुख से। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, जो गैस्ट्रिक जूस है उसका स्राव अमाशय यानी कि पेट से होता है, ठीक है, स्टमक से होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है, ठीक है, जो गैस्ट्रिक जूस आपके स्टमक से निकलता है तो उसमें क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए रेनिन, बी पेप्सिन, सी HCl या फिर डी उपयुक्त सभी। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर गैस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। जी हाँ, जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें रेनिन, पेप्सिन और HCl ये सभी पाए जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ये सभी जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, ये सब गैस्ट्रिक जूस में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में पहुंचने के बाद भोजन पर रासायनिक क्रिया कितने समय में प्रारंभ हो जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमाशय में पहुंचने के बाद भोजन पर रासायनिक क्रिया कितने समय में प्रारंभ होती है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है 15 से 20 मिनट में, बी है 10 से 15 मिनट में, सी है 20 से 25 मिनट में या फिर डी तुरंत शुरू हो जाती है। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही गेस किया है। जब अमाशय में भोजन पहुंच जाता है तो वहाँ पर रासायनिक क्रिया तुरंत शुरू हो जाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के प्रोटीन पर कार्य करता है। कौन कार्य करता है भोजन के प्रोटीन पर। ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी टैलिन, ऑप्शन सी है टाइलिन, ऑप्शन डी है रेनिन। आई होप आपने गैस कर ही लिया होगा। जी हाँ, प्रोटीन पर जो कार्य करता है या प्रोटीन पर जो क्रिया करता है वो होता है पेप्सिन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त वाहिनियों द्वारा जो पेप्सिन शोषित नहीं हो पाता है, ठीक है, उसे कहते हैं। आपको बताना है रक्त वाहिनियों द्वारा जो पेप्सिन शोषित नहीं हो पाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है चाइम, ऑप्शन बी है चाइन, ऑप्शन सी है चैम, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चाइम, ठीक है। जो रक्त वाहिनियों द्वारा जो पेप्सिन, ठीक है, जो कि भोजन का ही एक पार्ट होता है, अगर वो शोषित नहीं हो पाता है तो उसे हम चाइम कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। रेनिन निम्नलिखित भोज्य पदार्थ पर कार्य करता है, ठीक है। जो रेनिन नामक एंजाइम है जो कि आपके स्टमक यानी कि अमाशय से स्रावित होता है, तो वह किस पर कार्य करता है। ए अंडा पर, बी फलों के रस पर, सी दूध पर या फिर डी ग्लूकोज पर। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन सी दूध पर। रेनिन नामक जो एंजाइम है वो दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन, ठीक है, जो कि कैसिन नामक प्रोटीन होता है उसको कैसिनोजिन में बदलता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कैसिन नामक प्रोटीन उसमें पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन को अम्लीय बनाने का कार्य करता है। आपको बताना है कि भोजन को अम्लीय बनाने का कार्य कौन करता है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है HCl, ठीक है, ये L है, इसे आई मत पढ़िएगा। ऑप्शन बी है H2SO4,
सी है HNO3 और डी है H2O2। चलिए जल्दी से गैस कीजिए, भोजन को अम्लीय बनाने का कार्य कौन करता है? HCl, H2SO4 या फिर HNO3 या फिर H2O2। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, जो भोजन को अम्लीय बनाने का कार्य करता है वो होता है HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये भी कहाँ से निकलता है? ये भी अमाशय की दीवारों से ही स्रावित होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय के जीवाणु को समाप्त करने का कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है अमाशय के जीवाणु को समाप्त करने का कार्य कौन करता है। जब हम भोजन करते हैं तो उस भोजन में बहुत सारे जीवाणु भी हमारे पेट में जो है भोजन के साथ चले जाते हैं, तो उन जीवाणु को समाप्त करने का कार्य कौन करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है पेप्सिन, बी है रेनिन, सी है टाइलिन, डी है उपयुक्त सभी। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। चलो मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, जो राइट आंसर है ऑप्शन ए पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन जो है अमाशय के जीवाणु को समाप्त करने का कार्य भी करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। आपको बताना है कि ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कौन परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए है पेप्सिनडस, बी है टाइलिन, सी है टॉक्सिन, ऑप्शन डी है रेनिन। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन ए पेप्सिन। पेप्सिनडस जो है वो ग्लूकोज को फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस भोजन को अमाशय पचा नहीं पाता उसे क्या कहते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और पहले भी हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है रेनिन, बी है चाइम, सी है पेप्सिन और डी है वसीय अम्ल। ठीक है, जिस भोजन को अमाशय पचा ही नहीं पाता है उसे क्या कहते हैं? रेनिन, चाइम, पेप्सिन या फिर वसीय अम्ल। जी हाँ, राइट ऑप्शन बिल्कुल सही आपने गेस किया है, ऑप्शन बी चाइम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम से पूछा गया है। क्वेश्चन है, डोडोनिम की लंबाई होती है। ठीक है, ये डोडोनिम क्या है कि छोटी आंत का एक भाग होता है, जो पहला भाग होता है उसे डोडोनिम कहते हैं। तो इसकी लंबाई पूछी गई है। ऑप्शन ए है 12 इंच, ऑप्शन बी है 10 इंच, ऑप्शन सी है 13 इंच, ऑप्शन डी है 9 इंच। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए और बताइए क्या है इसका राइट आंसर। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गेस किया है, ऑप्शन ए 12 इंच। ठीक है, जो डोडेनियम होती है उसकी लंबाई लगभग 12 इंच होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भोज्य पदार्थ डोडेनियम में पहुंचता है तो उसमें मिल जाने वाला पदार्थ है। ठीक है, अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि जब भोजन डोडेनियम यानी कि जो छोटी आंत का पहला भाग होता है वहाँ पर पहुँचता है तो उसमें कौन से पदार्थ मिल जाते हैं। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है क्लोमरस, ऑप्शन बी है पित्तरस, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्लोम रस का तात्पर्य है यहाँ पर पैंक्रियाटिक जूस से। ठीक है, जो पैंक्रियाजिक रस होता है वही क्लोम रस भी होता है, हिंदी में उसे क्लोम रस कहते हैं। ठीक है, आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डोडिनियम में आपको पित्तरस और पैंक्रियाटिक जूस जो होता है, पैंक्रियाटिक जूस जो होता है, दोनों डोडिनियम में मिलते हैं और ये भोजन के पाचक में सहायक होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो आपको बताना है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। ऑप्शन ए है किडनी, बी है यकृत, सी है हृदय, डी है अमाशय। आई होप आपने गैस कर ही लिया होगा, इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जी हाँ, राइट ऑप्शन बिल्कुल सही आपने गैस किया है, ऑप्शन बी यकृत। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आई होप आपको हमारी आज की ये सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की ये सीरीज अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हाँ, अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन दबाना होगा। बाकी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, बाकी स्क्रीन पर आपको लिंक दिख ही रहे होंगे, आप यहां से भी बाकी वीडियोज को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।
subscribe to my channel.